जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल ऑफिशियल। और जनाब आप ये देख लें, हमने काफ़ी सारी रिसर्च कर रखी है। और ये रिसर्च क्यों की है, मुझे मजबूर कर दिया गया कुछ बहुत मेरे प्यारे हमदम दरीना दोस्त कि भाई जो प्रोफेसर जियांग स्यूचन ने जो पेशीन गोइयाँ की हैं उसके बारे में, मतलब मिला जुला सा रुझान था। कई लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, वो है, ये वो सारा। जबकि उसने खुद कहा कि भाईजान मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ये मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। और हम लोग कहते हैं ना कि जो हिस्ट्री पे होता है ना, प्रिडिक्टिव हिस्ट्री इसको बोला जाता है। तो प्रिडिक्टिव हिस्ट्री उसका सबसे पसंदीदा टॉपिक है उस बंदे का। और उसने एक नहीं, दो नहीं, 7 मुल्कों के बारे में बाकायदा प्रिडिक्शन की है। 7 मुल्कों के बारे में उसने एनालिसिस किया है और बताया है कि जनाब ये 7 मुल्क स्ट्रक्चरल कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। अब स्ट्रक्चरल कोलैप्स को सुनते ही लगता ये है कि आज गया तो कल दूजा दिन, यानी कि बिल्कुल ही खत्म हो जाना है। ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर कोलैप्स का मतलब ये होता है कि ढांचा कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोरी और बर्बादी की तरफ रवां दवां होता है। इसका ये मतलब है। ये हरगिज़ नहीं है कि जनाब स्ट्रक्चरल कोलैप्स है, पाकिस्तान का नाम अगर उसमें आ गया तो बस हम गए। ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है। और मैंने दोबारा उसकी स्पीच सुनी और फिर अब उसकी स्पीच, फिर टकर कार्लसन से भी उसका इंटरव्यू हुआ है पिछले दिनों। और जनाब एक रिसर्च आपके लिए लाया हूं कि मैंने प्रोफेसर जियांग स्यूचिन की उस स्पीच को का अल्ट्रा कंसाइज वर्जन, अल्ट्रा कंसाइज यानी कि बहुत ही मुख्तसर इख्तिसार इजाज के साथ ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं जो आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। और उसका लुब्बे लुबाब कह लें, क्रक्स कह लें, निचोड़ कह लें, वो ये निकलता है कि वो कहता है जी 3 फैक्टर हैं पाकिस्तान क्यों स्ट्रक्चरल कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ जनाब, पहला जो उसने रीज़न बताई है, यानी कि 3 रीज़न्स का वो जिक्र करते हैं। पहली रीज़न वो कहते हैं जनाब मुआशी बदहाली। अब आपको भी पता है, सारे जानते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए आपके अपने मुल्क में ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए, वसाइल होने चाहिए जिसको रेवेन्यू बोला जाता है, ताकि आप मुल्की मामलात को चला सकें। जबकि प्रोफेसर जियांग के हवाले से उसका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के पास इतने, मतलब उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं रोज़ बरोज़, लेकिन उनके पास मुल्क चलाने के लिए इतने पैसे ही नहीं होते। एक चीज जिससे आपका सिस्टम कोलैप्स करता है, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है। वो पैसे कहाँ चाहिए होते हैं? सेहत पर, तालीम पर, अदालतों के लिए, और उसके अलावा पुलिस पर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ये बेतहाशा चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको रेवेन्यू रिक्वायर होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि रेवेन्यू होता नहीं है, एक साल हा साल से पाकिस्तान जो अपना टैक्स नेट है वो ही नहीं उस्तवार कर सका। मतलब एक बड़ी तादाद है हमारी आबादी की जो टैक्स नहीं देती। अब जब टैक्स वसूल नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? फिर हमें अल्टीमेटली कर्जों की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो जनाब जो बैरूनी कर्जे हैं, अब उनकी बात आ गई कि उसने बताया कि एक चीज़ मुश्तरक है उन 7 ममालिक में जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं कि इन्होंने भारी भरकम कर्जे लिए हुए हैं। इनके इतने डेट हो गए हैं कि वो डेट सर्विसिंग में ही लगे रहते हैं। फिर कर्जा ले लिया और डेट को सर्विस कर दिया। जबकि डेट किया जाता है क्रिएट कि किसी को डेवलपमेंट के लिए, अपने इदारों पर लगाने के लिए ये, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल सरीहन डिफरेंट है। अच्छा, अब ये मुआशी जो बदहाली का शिकार बताया उसने कि ये वजह है, उसके बाद एक जनाब वजह और आ जाती है। वो है जनाब के मुल्क में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है। आपने देख ही लिया है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और काफ़ी अरसे से चल रही है। पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से जो हमारी सियासी बदहाली है उसका शिकार है। और सियासी जमातें एक दूसरे के लत्ते ले रही होती हैं, उनको जीने नहीं देते। और मनफी भी तनकीद, और मतलब कोई भी अगर कोई चीज़ करना भी चाहे तो वॉकआउट्स हो रहे होते हैं, और जनाब हम नहीं मानते, और ये वो सारा इस तरह का एक जो टोटल मैं समझता हूँ कि तासुर दिया जाता है। वो प्रोफेसर जियांग ने बताया कि ऐसे मुल्कों में जहाँ पे आपके पास मुंतखब हुकूमत मजबूत ना हो, पार्लियामेंट मजबूत ना हो, जो एक लॉ मेकिंग एक बॉडी है, तो फिर आपने कौन से कवानीन बनाने हैं? कौन से कवानीन बनाए भी लें तो आगे इंप्लीमेंट ही नहीं होते, को पता है नहीं जनाब इस काबीना के बनाए हुए कवानीन है। अच्छा, फिर इसमें एक और बड़ी बात आ जाती है कि जब आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसी वक्त ही आएगी जब वहाँ पे उस जो मुल्क में अपना पैसा झोंकने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या अमन है,
वहाँ पे उस हुकूमत की रिट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे, और शायद यही रीज़न है। आपने देख लिया गुज़श्ता 1-2 बरसों से कितनी जनाब कंपनियां जो यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से, पिछली सारी हुकूमतें उससे पिछली, वो लेकर आए और ये जनाब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के जा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम सबसे अहम मौजू की तरफ, जो इसने बताया है, जो कह लें कि रीजंस, जो सबसे अहम रीज़न है वो आप सुनेंगे तो आप भी यकीनन हैरान होंगे जनाब। वो ये है कि एक कह लें कि मुल्क में जो एवरेज तबका है वो पढ़ा लिखा नहीं है। लिटरेसी रेट हमारा कह लें कि एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत कम है। यानी कि 4-5 करोड़ बंदा ऐसा होगा जो बमुश्किल लिख पढ़ सकता है। तो ये एक रीज़न है कि उस वो प्रोफेसर जियांग बता रहे हैं कि जी इस मुल्क में जो पढ़ा लिखा, जो तालीम याफ्ता तबका है वो ना होने के बराबर है, वो बहुत कम है। और जो तालीम याफ्ता उसका मौक़िफ़ है कि मुल्क को बुरान से निकालने में ये जो मिडिल क्लास और तालीम याफ्ता तबका होता है ये अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, और इनकी बात ज़ाहिर बात है रिसर्च करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, रोशन ख्याल होते हैं, इनको पता होता है, और ये दीगर कौमों को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बदकिस्मती से ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन यूं कह लें कि इतने मतलब हज़ारों लाखों तालिब इल्म फारिग तहसील होते हैं, पढ़ के बड़ी मेहनतों के साथ बाहर आते हैं, जब मार्केट में निकलते हैं तो उनके लिए जॉब्स ही नहीं होती। खैर ये एक लंबी बहस है। तो वो ब्रेन ड्रेन यूं हो जाता है कि वो या तो यहीं पे बेचारे फिर रहे होते हैं, ऑड जॉब्स कर रहे होते हैं। मैनुअल लेबर पर भी मैंने कई लोगों को देखा है, हाथों में जनाब मास्टर्स की डिग्रीज और इससे भी बढ़कर MBAs हैं और वो सारा, और अल्टीमेटली वो जा रहे हैं बाहर, यानी ड्रेन आउट हो रहा है। यहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो जा रहा है बाहर, मुंतकिल हो रहा है। ये बहुत ही मतलब यूं समझ लें कि एक आयरनी ऑफ फेट है कि वो आपके मुल्क में चाहिए तो ये ना कि यहाँ पे आपके मुल्क में उनको फ़ायदा, मतलब मुल्क को फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है उल्टी गंगा बहती है। तो जनाब ये सारी चीज़ों का इजहार जो किया है प्रोफेसर साहब ने वो यही किया है। मतलब पहला तो आप बता दिया कि मैशियत अगर मजबूत है ना तो आपके मामला ठीक हो सकते हैं। सियासी जो आपका इदारे अगर कमज़ोर ना हों, वो मजबूत हो जाएं। हमारे यहाँ सियासी इदारे भी पता है ना आपको कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर क्या है, करप्शन हमसे अटा हुआ माशरा है हमारे यहाँ, इतनी करप्शन है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और ये वो चीज़ें हैं कि मसला ये नहीं कि पाकिस्तान कोलैप्स करेगा या नहीं करेगा, मसला ये है कि कैसे इससे बचा जा सके, इसको इवेड कैसे करना है, इसको अवॉइड कैसे करना है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। ये काम तो हमारे हैं, वो बाहर बैठा चीना प्रोफेसर बता रहे हैं आपको, तो चीज़ें सुन लेनी चाहिए, उसको मानना चाहिए कि हाँ यार ये हमारी कमजोरियां हैं। ना कि हो ये कौन होता है हमारे मुल्क के बारे में इस तरह की बात करने वाला, वो आपको एक वेकअप कॉल दे रहा है, वो आपको उठा रहा है कि भाई अपने ज़रा सिस्टम को, निज़ाम को देखो। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये 7 के 7 ममालिक जिनका उसने जिक्र किया उसमें कई कदरें मुश्तरक हैं। नंबर 1 मैंने मतलब रिपीट कर रहा हूँ कि वही चीज़ है कि कर्ज़ों से, मतलब वो झुके हुआ कर्जा इतना जकड़बंद डाल दिया हुआ है, ये जो बैरूनी कर्जे होते हैं, फॉरेन डेट्स जो हैं, कि वो आपको सांस नहीं लेने दे रहे। और इसमें अर्जेंटीना की मिसाल सबसे ऊपर है कि वो तो मतलब उसने कोई किसी के लिए एक ईंट लेनी, आइसक्रीम भी लेनी है ना, तो वो कर्जे ले रहे हैं उसके लिए। वो उन्होंने सोच लिया कि हमने कुछ नहीं करना कराना, हमने सिर्फ कर्जों पे चलना है। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर प्रोफेसर साहब ने ये इतना मतलब ज़बरदस्त एक राइट अप है। किसी भाई को चाहिए हो, मेरे पास ये स्पीच मौजूद है और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे जो बायो में, जो चैनल का बायो है, उसमें मेरा नंबर भी है, आप मेरा नंबर लें और मेरे से आप बिल्कुल ज़ाती तौर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं हर बंदे को रिप्लाई करता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गर्मी से बचें, गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।